नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। और न्यूज पल्स के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आज हम बहस कर रहे हैं बीजेपी का मिशन बिहार। जी हाँ, तो हमने कल आपको खबर भी ये दिखाई थी कि बीजेपी का मिशन बिहार क्या है, किस तरीके से बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के सीटों पर खास नजर बीजेपी की है, क्योंकि यहां से इन्होंने 47 सीटें जीती हैं पिछली लोकसभा चुनाव में। लेकिन नीतीश कुमार के हटने के बाद बिहार और झारखंड और पूर्वी यूपी के साथ साथ उड़ीसा और बंगाल में जिस तरीके से विपक्षी एकता की बात होनी शुरू हुई है, उससे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर बीजेपी ने एक ठोस रणनीति बनाई है। हालांकि 2 सर्वे में बीजेपी को मतलब कह सकते हैं कि आप सकून देने वाली चीजें नहीं आई हैं। इन इलाकों में 20 सीट भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे सर्वे रिपोर्ट 2 सर्वे रिपोर्ट में आ चुके हैं। इसलिए बीजेपी ने इस बार खास जगह ध्यान इन जगहों पर दिया है। क्या उसका प्रभाव होगा, क्या वाकई बीजेपी वापसी कर सकता है, या फिर पहले के चुनाव में जिस तरीके से आरजेडी और जदयू जब भी साथ आए हैं तो कुछ ऐसे आत्मघाती फैसले लिए हैं जिसकी वजह से बीजेपी को लाभ हुआ है। क्या उस दिशा में तो नहीं बढ़ रहे हैं नीतीश कुमार, या कहीं उनसे तो इस तरह की गलती नहीं होगी जिसका लाभ नीतीश उठा लेगा या बीजेपी उठा लेगा? इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से मेहमान जुड़े हुए हैं और लखनऊ से मेहमान जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमान का परिचय हम आपको बता दें कि 4 PM से जुड़े हुए हैं और एक अखबार से जुड़े हुए दोनों से। चलिए हम इनके साथ पास चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि बिहार बीजेपी का मिशन 2024 जो है, जिसकी चर्चा हो रही है, वो कितना कारगर साबित होगा। जिन बातों पर हम लगातार 2 दिनों से खबर दिखा रहे हैं कि जेपी नड्डा के बिहार दौरे के बाद जिस अंदाज में बीजेपी है, क्योंकि कहीं न कहीं इस कड़ाके के ठंड में भी जो चीजें देखने को मिली, उत्साह लोगों में था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह था। और जो खबर आ रही है कि BL संतोष, अमित शाह और जेपी नड्डा, खास तौर पर मोदी का ये निर्देश है कि इन तीनों आदमी का कोऑर्डिनेशन नीतीश कुमार के अलग होने के बाद कैसे उस गैप को भरा जाए, उस सीट को कैसे फिर से वापस लाया जाए, इस पर मंथन चल रहा है। और बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, जहां बीजेपी का इस समय 47 सीट है। वापसी की तो बात छोड़िए, जो सर्वे आए हैं, 2 सर्वे आए हैं, उस सर्वे में 20 डिजिट पार करने की स्थिति में बीजेपी नहीं है। ये बीजेपी के नेता भी ऑफ द रिकॉर्ड मान रहे हैं और जो सर्वे रिपोर्ट आया है वो भी कह रहा है। तो कहाँ 300 से ज्यादा की सीटों की बात हो रही है, और वहां अगर इस इलाके में अगर नीतीश कुमार के अलग होने के बाद इतना नुकसान हो रहा है, तो बीजेपी फिर से इस बार उसी प्रयोग को दोहराने जा रही है कि पन्ना प्रमुख, हर बूथ पर जो मेरा पन्ना होगा उसका प्रमुख, और पन्ना प्रमुख बनाने की प्रक्रिया अभी से ही शुरू हो गई है। अभिषेक जी, वाकई में नीतीश कुमार के अलग होने से जिस विपक्षी एकता की बात नीतीश कर रहे हैं, उसमें इतना दम है कि बीजेपी अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है? स्वाभाविक है, किसी भी राजनीतिक दल को अपनी तैयारियां समय से करनी शुरू कर देनी चाहिए। इस मामले में मुझे नहीं लगता कि कोई विपक्षी दल भी अभी पीछे है। कुछ अंदर खाने तैयारी कर रहे हैं, कुछ खुलेआम तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को आप देखिए, उत्तर प्रदेश में उनकी यात्रा भी चल रही है, भले उसे मीडिया कवरेज नहीं है। बिहार के बारे में भी आप जो कह रहे हैं, नीतीश कुमार के बारे में, कमोबेशी सच्चाई है। और बिहार की राजनीति पर चर्चा के पहले हमें कुछ वास्तविकताओं पर ध्यान देना चाहिए। एक वास्तविकता यह है कि आज की भारतीय जनता पार्टी अटल अडवाणी वाली भाजपा नहीं है। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी स्पष्ट दिखा था कि भारतीय जनता पार्टी को हारने के बावजूद 35% वोट आए थे। यानी भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के वोटरों के बीच भी अब एक स्टेक होल्डर है। ठीक इसी तरह से नीतीश कुमार के बारे में भी एक राजनीतिक तौर पर चूक गए हैं, ये मानने वाली गलती नहीं करनी चाहिए। नीतीश कुमार आज भी बिहार में 16-17% वोटों पर उनकी दावेदारी है, ये एक सच्चाई है। राष्ट्रीय जनता दल की माइनस अल्पसंख्यक, उनके पास एक समुदाय विशेष का वोट बैंक है, ये भी एक सच्चाई है।
तो आने वाले समय में बिहार का चुनाव, लोकसभा का चुनाव नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए हो, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरे सपने की तरह है। आप बीजेपी नेताओं के बयानों को देखिए हाल के दिनों में, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए, नीतीश जी कब उन्हें कमान दे रहे हैं। राजद के लोग इतनी बेसब्री से इंतजार नहीं कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन भाजपा को बहुत बेचैनी है, क्योंकि ये वास्तविकता है कि बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार की संयुक्त ताकत का मुकाबला करना बेहद मुश्किल है। और एक चीज जिस पर किसी का ध्यान नहीं है संतोष जी, एक चीज मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता देता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में चाहे जितना बड़ा भी जिसका वोट बैंक हो, जितना कोई अपने आप को तीसमार खा समझे, चाहे महागठबंधन हो या भारतीय जनता पार्टी, जो पार्टी अपने कैंडिडेट की घोषणा बाद में करेगी वो फायदे में रहेगी। सामने वाले चुनावी प्रतिद्वंदी को देखकर मैं 6 सुरक्षित सीटों की बात नहीं कर रहा, जो 6 सुरक्षित सीटों को छोड़कर जो बिहार की 34 लोकसभा सीटें हैं, उनमें जिसके कैंडिडेट बाद में आएंगे, एक दूसरे के यानी अपने प्रतिद्वंदी के कैंडिडेट के स्ट्रेंथ को, उसके जातीय समीकरण को देखते हुए जब कैंडिडेट आएंगे, वो हमेशा भारी रहेगा इस चुनाव में। नरेंद्र मोदी के पास भी मशीनरी है, नीतीश कुमार के पास भी वोट बैंक और मशीनरी है, लेकिन नीतीश कुमार का वोट बैंक भी आज की तारीख में फ्रेगमेंटेड है, वो बिखरा हुआ है कुछ हद तक। भारतीय जनता पार्टी बिखरे हुए वोट बैंक को बड़ी मुश्किल से हिंदुत्व के अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठा कर पाई है बिहार के 35% या 36% या 34% जो वोटर है उनको। तो वो कब बिखर जाए ये कहा नहीं जा सकता, और उसको बिखेरने वाला पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज नहीं होगा जो नरेंद्र मोदी के साथ है, वो वोट करेगा। उसे बिखेरने का काम बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर वाला सेक्शन करेगा, ये ध्यान रखिए, थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। महक जी, क्या लगता है आपको कि जो अभिषेक जी कह रहे हैं, देखिए 4 राज्यों को एक साथ एक फोकस के रूप में रखा गया है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल। मतलब पुराना जो बंगाल प्रोविंस था उसको एक कैटेगरी में उन लोगों ने रखा है। और पॉलिटिकल पार्टी के बीच भी ये बातें रहती है कि ये मिजाज अभी भी, राज्य भले अलग हो गया है लेकिन मिजाज इन लोगों का एक ही जैसा है। दिल्ली का वर्चस्व ने स्वीकार कभी नहीं रहा, चाहे आजादी से पहले या मुगल काल शासन की बात कीजिए, या फिर मोदी का भी वो वर्चस्व ने स्वीकार नहीं है। तो क्या इसका प्रभाव 2024 में, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने शुरुआत की है, फिर वही पन्ना प्रमुख के सहारे वो अपने पुराने रिकॉर्ड को, मतलब पुराने सीटों को बरकरार ही नहीं रखना चाहते और ज्यादा सीट जीते, उसकी कोशिश उनकी शुरू हुई है। कितना आसान है या कितना मुश्किल है? देखिए सर, 2 चीजें हमें समझनी इसके लिए पड़ेंगी। पहली ये कि भाजपा का जो राइज हुआ खास तौर पे पूरे भारत के अंदर, उसमें भाजपा को ये जो क्षेत्र रहा है आपका बिहार, बंगाल, उड़ीसा और आपके इनका झारखंड और पश्चिम बंगाल का, इस क्षेत्र में भाजपा को जो सफलता है वो लेट से मिलना शुरू हुई। इवन अगर हम 1998 के चुनाव के बाद ही हमने देखा कि भाजपा को इन क्षेत्रों में जगह मिली। अगर झारखंड के कुछ शहरी इलाकों को छोड़ दें, बंगाल और उड़ीसा में तो 2014 के बाद भाजपा को सफलता मिली। बिहार के कुछ जगहों पे उनको सफलता 2000 के अराउंड मिलना शुरू हो गई थी बिहार में 1995 के बाद कुछ शहरी क्षेत्रों में। तो ये भाजपा का हमेशा वीक लिंक रहा है। ये जो 117 के करीब लोकसभा की सीटें हैं, ये भाजपा की वीक लिंक रही है। और अगर जो नेशनल नैरेटिव है नरेंद्र मोदी का, अगर वो कमजोर होता है तो इन क्षेत्रों में उनको मुसीबत अपने आप होगी। ये भाजपा को बहुत अच्छे से पता है। अगर भाजपा 1999 वाली हालत में जाती है, 1996 वाली हालत में जाती है, या एंटी इनकम्बेंसी की वजह से जो उनका जो कोर क्षेत्र है यूपी का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, अगर वहां भाजपा कमजोर होती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट यहाँ पड़ेगा। थोड़ा कैमरा का फ्रेम थोड़ा ठीक कर लीजिए, थोड़ा ये कट रहा है आपका। हाँ, मैं दिख रहा हूँ? हाँ, दिख रहे। हेलो, हाँ, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा को ये पता है कि ये कोर एरिया उनका नहीं है, और इस कोर एरिया में नीतीश कुमार के नहीं होने की वजह से ये और वो फ्रेजाइल हो गया है उनका पूरा का पूरा जो डायनेमिक्स है। तो वो जो एक टेस्टेड और ट्रस्टेड स्ट्रेटजी है बीजेपी की, पन्ना प्रमुख के जरिए
हर बूथ को मैनेज करिए, बूथ पे अगर 2000 वोटर है तो उसका कास्ट कॉन्फ़िगरेशन, बाकी चीजों को जान करके एक लोकलाइज नैरेटिव तैयार करिए। जब कारपेट बॉम्बिंग हो नरेंद्र मोदी की, तो दोनों नैरेटिव मिल करके एक सुनामी का काम करें। ये जो भाजपा की जो स्ट्रेटजी जो भाजपा फॉलो करती आई है, जिसमें हिंदुत्व जुड़ जाता है, जिसमें बाकी चीजें जुड़ जाती हैं, उसको पेनिट्रेट कराने की कोशिश इस इलाके के अंदर भाजपा कर रही है। कितनी सफल होती है मुझे शक है, कम से कम बिहार को लेके तो बहुत ज्यादा शक है, क्योंकि जो कैलकुलस है वोट का नीतीश, लालू, कांग्रेस, वाम दलों के होने के बाद, उस कैलकुलस को तोड़ पाना तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम पन्ना प्रमुख, तमाम कारपेट बॉम्बिंग के बावजूद मुश्किल होगा, बशर्ते महागठबंधन जो कैंडिडेट चुने वो भाजपा के कोर वोट को हिट करे। अच्छा, लेकिन एक सवाल है अभिषेक जी, आपसे भी सवाल है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि राष्ट्रीय नैरेटिव के अलावा बीजेपी अभी भी चावल और गेहूं मुक्त अनाज की बात अगर छोड़ दे, मुक्त अनाज की भी अगर आप बात कर दें, अब पहले वाली बात नहीं है, उसके आधार पर वो वोट को अपने साथ जोड़ पाएंगे। दो एजेंडा जो जिनके सहारे वो राष्ट्रीय स्तर पर खास करके हिंदी बेल्ट में अपने वोटर को एकजुट करने में कामयाब रहे, वो है हिंदू मुस्लिम नैरेटिव और भारत पाकिस्तान का नैरेटिव। हिंदू मुस्लिम नैरेटिव की अगर हम बात करें तो 2018-19 में जो स्थिति थी, आज वो स्थिति नहीं दिख रही है। अब सोशल मीडिया पर भी अगर ये बहस चलता है तो 1 से 2 दिनों के अंदर, अब जैसे पठान फिल्म को लेकर ही कि हर कोशिश जरूर होती है। आप श्रद्धा के हत्या के मामले में देखिए 32 टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, फिर अभी एक एक्ट्रेस के मौत के मामले में उसको हवा देने की कोशिश होती है, लेकिन वो अब स्थिति नहीं है जो स्थिति पहले हुआ करता था। और याद कीजिए कि अगर पुलवामा की घटना नहीं होती तो क्या बीजेपी इस स्थिति में रहती? तो अब बीजेपी के पास देखिए उस नैरेटिव को बनाए रखने के लिए अब एनआरसी, सीए, जितना उनके पास तर्कस पर जितने तीर थे वो सारे तीर वो छोड़ चुके हैं। उस नैरेटिव को बनाए रखने के लिए बीजेपी के पास अब क्या हथकंडा बचा है जिसके सहारे वो 2024 के इलेक्शन में अपनी नैया पार लगाना चाहेगी बीजेपी? आप जिस नैरेटिव की बात कर रहे हैं संतोष जी, और उस नैरेटिव के बावजूद जिस इलाके की बात आप कर रहे हैं, जहां भी बता रहे थे मयंक जी की 117 लोकसभा सीटें हैं और उन्हें 117 में 18, 17, 35 और 11, 46 और 8, 54 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इन चारों राज्यों में जीती थी, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस नैरेटिव के बावजूद यहां इन्हें एक अलायंस पार्टनर की जरूरत थी। नीतीश कुमार और रामविलास पासवान की जरूरत थी, तो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की जरूरत थी। अन्यथा इनका कहीं दाल गलने वाला इस इलाके में अकेले दम पर नहीं था। अकेले दम पर तभी हो सकता है, वो भी अकेले दम नहीं। आप 2013 में ट्रायंगुलर फाइट, 2014 में आप बात करें, तब भी इनको उपेंद्र कुशवाहा और रामविलास पासवान की जरूरत पड़ी थी। ये एक सच्चाई है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास किसी राज्य में कोई पोटेंशियल अलाइज नहीं है। ना आज उद्धव ठाकरे हैं, ना नीतीश कुमार है, ना प्रकाश सिंह बादल। जयललिता की पार्टी खंड खंड होकर बिखर चुकी है। एक बार और स्टालिन की पार्टी को लोकसभा में बम्पर सीटें आनी है। भारतीय जनता पार्टी के पास सहयोगी दल के नाम पर आपको दिखता कहां है? कौन सा सहयोगी दल दिखता है? चाचा भतीजे में टूट चुका लोक जनशक्ति पार्टी, उधर ठाणे जिले की पार्टी जो के नेता जो सरकार चला रहे हैं। तो जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वहीं पर हम चर्चा को फोकस करें अगर इस इलाके में, तो यहां पर किसी भी तरह का नैरेटिव आप सेट कर लीजिए, सामाजिक समीकरण हमेशा बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, खासकर नॉन रिजर्व सीटों पे। आप बंगाल की बात कर रहे थे, बंगाल में आप देखिए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 38% वोट लाया, 77 सीटें जीती। और विधानसभा के 7-8 महीने बाद जब म्युनिसिपल इलेक्शन हुए हैं तो लेफ्ट फ्रंट पहले आगे राम पीछे वाम का नारे को तिलांजलि देकर वापस वोट बैंक को अपने वापस पा चुका है और वो नंबर 2 पर है। और बीजेपी फार डिस्टेंट है, बहुत पीछे नंबर 3 पर देखिए म्युनिसिपल एरिया में। आसनसोल में 3.5-4 लाख वोट से बीजेपी हार जाएगी। जब 2 सीटें मिली थी तब भी आसनसोल की सीट मिली थी। आसनसोल का एमपी बीजेपी का वो छोड़कर टीएमसी में चला जाएगा। आप समझिए माहौल किधर जा रहा है, किस प्रकार के हालात बनते हुए दिख रहे हैं।
इस हालात में अब स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बिहार में दो ही विकल्प है। विकल्प ये है कि किसी भी प्रकार अपनी 17 सीटों को रिटेन करना है, तो उन 17 सीटों को रिटेन करने के लिए एक सामाजिक समीकरण इस प्रकार का खड़ा करे जिस सामाजिक समीकरण के सहारे उसकी चुनावी नैया पार लगे। विजय सिन्हा सम्राट चौधरी के सहारे नहीं होगा, संजय जायसवाल नित्यानंद राय के सहारे नहीं होगा, यह स्पष्ट है। मतलब 2024 उनके लिए सामाजिक आधार पर चुनाव लड़ने के अलावा उनके पास कोई नेशनल नैरेटिव आपको नहीं दिख रहा है जिसके सहारे इन चीजों को क्योंकि देखिए बीजेपी राजनीति वही जातिवाद की राजनीति वो भी करते हैं, लेकिन मोदी जो मैजिक है, जो एक राष्ट्रीय स्तर पर जो एक इमेज बिल्डिंग की गई है मोदी की, और मोदी के सहारे जो दिखाने की कोशिश हो रही है, जिस तरीके का नैरेटिव बना के वो एक वोट को स्विंग कराते हैं, युवा वोटर को हो गया या फिर से एक खास मानसिकता वाले वोटर को वो स्विंग कराते हैं, जिससे उनकी जीत कंफर्ट स्थिति में उनकी जीत होती है। वो स्विंग कराने वाली स्थिति में मोदी है क्या? क्योंकि सामाजिक आधार पर अगर चीजें अगर चली तब तो बहुत मुश्किल होगा उनको संभालना। एक चीज बताइए संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी या किसी भी राज्य में बीजेपी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी भी नेशनल नैरेटिव या किसी भी राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय सुरक्षा के नैरेटिव के सहारे किस वोटों को प्रभावित करती है, जिसे आमतौर पर हम फ्लोटिंग वोटर कहते हैं सेफोलॉजी की भाषा में। फ्लोटिंग वोटर्स की बहुत बड़ी तादाद ही आज की तारीख में बीजेपी का कोर वोटर है। आप एक चीज बताइए, 2009 में पुलवामा नहीं था ना, तब भी बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन ने रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के रहते हुए, बिहार के लिए रेलवे बड़ा मुद्दा है, 32 लोकसभा सीटें जीती थी साहब। उस समय कौन सा पुलवामा था? भारतीय जनता पार्टी के पास दरअसल उसी फ्लोटिंग वोटर को अपने अस्थायी वोट बैंक में उसके एक बड़े हिस्से को तब्दील कर चुकी है। नहीं अभिषेक जी, देखिए 2009 की अगर आप लोकसभा की बात कर रहे हैं तो उस समय वो कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस मुसलमान वोट में डेंट लगाया और उसमें उनको बड़ा नुकसान हुआ। ऐसा नहीं है, उस सामाजिक समीकरण को साधने में लालू विफल रहे थे, उनकी हार हुई। नीतीश उनके साथ वो चेहरा था। बिहार बीजेपी यहाँ आपकी थ्योरी को हम एक दूसरे उदाहरण से हम काटने की कोशिश करते हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट काटने की कोशिश करते हैं। मतलब सामान्य परिचर्चा में ददन पहलवान के चुनाव लड़ने से 2000 वोट से जगदानंद सिंह ने भी लोकसभा का मुंह देख लिया था उसी चुनाव में। तो ऐसा नहीं था कि वोटों की काटाकाटी में 4 सीटें लाने वाले राष्ट्रीय जनता दल को सिर्फ नुकसान ही हुआ था, फायदा भी हुआ था। नहीं ददन पहलवान आप एक उदाहरण दे रहे हैं, देखिए आप उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन मुस्लिम परस्पेक्ट में अगर देखिए जो इसका कोर वोटर था जगदानंद सिंह, जिस कंस्टिट्यूएंसी जो चुनाव लड़ रहे थे वहां ऐसा नहीं था कि राजपूत का बड़ा वोट बैंक था और उस आधार पर वो चुनाव जीत गए। उनकी एक उस दौर की छवि भी थी और उस छवि में जो प्रत्याशी उनके सामने थे वो उनका वो इमेज नहीं रह गया था क्षेत्र में, उनका वो इमेज, इस वजह से भी हार जीत हुई है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिए तो वो गठबंधन जिस मुकाम पर जाके बना था बिहार में, एक कम्पैक्ट गठबंधन, नीतीश कुमार उतने ही मजबूती के साथ, बाकी जो बड़े सवर्ण के लीडर थे वो एक साथ एक मजबूत समाज आधार पर, और लालू के खिलाफ एक माहौल भी था समाज राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखिए, और कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया था। ये मशक्कत अभी पुलवामा की हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि भाई अभी बीजेपी के पास बिहार में ना वो सामाजिक आधार वाले नेता मौजूद है, जो कुछ भी है वो मोदी है। मोदी के सहारे वो नैया उनका पार लगेगा, नहीं तो नैया पार नहीं लगेगा। ये तो साफ बिहार, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड, ये 4 राज्यों में तो कोई ऐसा करिश्माई नेता नहीं है जो अपने बल पर बीजेपी को चुनाव जिता दे। एकमात्र है मोदी। तो मोदी क्या कर सकते हैं, आपको क्या लगता है इस मामले में? संतोष जी, थोड़ा सा आपसे मेरी राय अलग है, इसलिए क्योंकि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी एडवांटेज है। वहां वो ट्राइबल के सामने नॉन ट्राइबल की पॉपुलेशन जो अब तकरीबन 73% है आज की तारीख में जो बताया जाता है, उसको हेमंत सोरेन के खिलाफ उसके बड़े हिस्से को वो खड़ा कर सकते हैं। हालांकि हेमंत सोरेन ने अपनी तरफ से कोशिश की है, ओबीसी आरक्षण को काफी बढ़ाया है, ये बात है। झारखंड के चुनावी नतीजों के बारे में आज से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन 2 राज्य जिनका आप जिक्र कर रहे थे, बंगाल और उड़ीसा, वो आज से प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है। रही बात हम ये देखकर झारखंड में भी बीजेपी के पास कोई ऐसा एक लीडर है नीतीश कुमार जैसा सामाजिक आधार वाला नेता है?
अभी मुंडा को लाए हैं, बाबूलाल मरांडी को लाए हैं, ठीक है। तो मरांडी को लाए हैं, वो अलग तरीके की स्थिति उनके साथ है। रघुवर दास के साथ भी वो सामाजिक आधार नहीं है जिसके बदौलत वो बीजेपी को स्टेट में मदद कर सके। हमारा ये कहना है कि स्टेट पे अभी लोकसभा चुनाव भी पूरी तौर पर मोदी वर्सेस होगा, और मोदी ही एक चेहरा है उनके पास। स्टेट से कोई बैकअप, कोई भी स्टेट के लेवल पर कोई नेता उनके पास नहीं है इन राज्यों में जो अपने बूते 10,000 आदमी को, लोगों को जुटाकर या कुछ खास वोट बैंक को वो ट्रांसफर कर सके। ऐसी स्थिति में भाजपा में इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। इस भाजपा में जहां एक लीडरशिप के सामने चुनाव लड़ने की कोशिश होती है, आप सोच सकते हैं दक्षिण में कर्नाटक में जो इनकी सरकार आई थी वो मोदी मैजिक से नहीं आई थी, वो येदियुरप्पा मैजिक था। तो वहां उन्होंने उस लीडरशिप को खत्म कर दिया, वहां भी उन्होंने रबर स्टाम्प चीफ मिनिस्टर बना दिया। यूपी में भी लंबे समय से कोशिशें हुई और संभवतः मोदी जी जीत करके अगर आ गए 24 में तो यूपी में भी नेतृत्व परिवर्तन कर दिया जाएगा, रबर स्टाम्प चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। तो बीजेपी का जो आज का जो मोडस ऑपरेंडी है, जो पूरा काम करने का तरीका है, उस तरीके में आप राज्य में मजबूत लीडरशिप की जो अवधारणा है, आप उसे पूरा होता हुआ नहीं देख सकते। रही बात बिहार की, आप देखिए सामान्य सी समझ बिहार की राजनीति का जो कोई रखता है उसे पता है कि बिहार की सियासत में आज जो लोग राज कर रहे हैं वो बिहार की सामाजिक परिस्थितियों में बने हुए नेता कम और दिल्ली के रेल भवन में बने हुए नेता ज्यादा है। थोड़े कहे को ज्यादा समझिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 9 साल थे सत्ता में, एक भी अति पिछड़ा चेहरा नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास जो अश्विनी वैष्णव की जगह बिहार से आने वाला नेता कोई रेल भवन में बैठ जाए। आप समझ रहे हैं वो कैसे बनाया जाता है? हाँ, बैंक अब आपसे सवाल है कि क्या मोदी जिस तरीके से बीजेपी को लेके आगे बढ़ रही है, वाकई में जो क्षत्रिय छत्रप से, जैसे बिहार में सुशील मोदी को उन्होंने समाप्त कर दिया है और वो दिख भी रहा है, वही स्थिति झारखंड में भी है। रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, हर कोई अलग अलग खेमे में विभक्त है। तो अभी तक मोदी मैजिक के सहारे वो जीतते रहे थे। 2024, क्योंकि वो 2024 की तैयारी में जुट गए हैं, उनके पास ये मैजिक यूपी में, आप लखनऊ में है ही, क्या लगता है उस मैजिक के सहारे कितना मुश्किल है या कितना राह आसान है मोदी के लिए? देखिए, एक तो फैक्ट है कि 10 साल की प्राइम मिनिस्टरशिप के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी होगी उनके खिलाफ, ये तो एक तय है। अब सवाल ये है कि उन्होंने 2019 में भी एंटी इनकम्बेंसी को राष्ट्रवाद और पुलवामा के मुद्दे पर दूसरी तरफ मोड़ करके अपने फेवर में एक नैरेटिव तैयार कर लिया। 2024 इतना आसान होगा नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो आसान हो ना हो, 2024 में चुनौती उनके लिए बड़ी है। और जिस बात पे आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि रीजनल लीडर्स को उन्होंने खत्म कर दिया, चाहे वो सुशील मोदी हो, रघुवर दास हो, शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में कमजोर करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, नरोत्तम मिश्रा को आगे करके, नरेंद्र सिंह तोमर को आगे करके, वसुंधरा राजे के बरक्स वहां गजेंद्र सिंह शेखावत को खड़ा किया जा रहा है राजस्थान में। भाजपा एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की तरफ मूव करेगा पोस्ट मोदी, ये मेरा क्लियर मानना है, क्योंकि आपने रीजनल लीडर्स को खत्म कर दिया। अगर 2024 में 250 सीटें मोदी अपने दम पे नहीं ला पाए, और जो हिंदी पट्टी का पूरा क्षेत्र है जहां कर्नाटक महाराष्ट्र से शुरू होकर हरियाणा तक जाता है, अगर वहां भाजपा को 200 सीटें नहीं आ पाई तो भाजपा के लिए बहुत मुश्किल है। और उसके बाद जो भाजपा तैयार होगी पोस्ट नरेंद्र मोदी भाजपा, वो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की तरफ मूव करेगी। उनके पास कोई लीडर नहीं होगा, क्योंकि देखिए हाँ, मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा ये सवाल है कि जिस लीडरशिप को वो मोदी खत्म किए हैं पिछले 9 वर्षों के दौरान, और वो तब तक लोग चुप रहे जब तक उनका मैजिक चलता रहा। अब 2024 है, योगी को भी बहुत डिस्टर्ब किया गया। योगी के चुनाव में भी उनको कम घेराबंदी नहीं हुई है, उनके कई उम्मीदवारों को टिकट काट दी गई, कई उम्मीदवारों को चुनाव हराया गया, कई तरह की चीजें हुई हैं। अब 2024 में अमित शाह और मोदी की बारी है। क्षत्रिय छत्रप समाप्त हो चुके हैं, मतलब कोई क्षत्रिय छत्रप नहीं है। गठबंधन के मित्र ऐसे हैं जो उनका नैया पार करा सके, खास करके बिहार, बंगाल, उड़ीसा और हम
झारखंड की बात कर रहे हैं। ऐसे में मोदी के पास, अभिषेक से भी हमारा यही सवाल था कि मोदी के पास जो अपना उनका नैरेटिव है जिसके सहारे वो वोट को युवा वोटर को फ्लॉट कराते हैं, मतलब फिनिशिंग टच देते हैं मोदी अपने उस स्टाइल के सहारे। अब न वो बात है, न वो उनका भाषण में वो तेवर है, न वो अंदाज है, वो चीजें अब बदल रही हैं। जिन आधारों पर वो गांव तक पहुंचते थे उसमें कई योजनाएं अब फेल कर चुकी हैं और वक्त अब काफी कम है। अब कोई नई योजनाएं लॉन्च भी वो करेंगे तो वो पहुंचाना बड़ा मुश्किल है उनके लिए। ऐसे में मोदी के पास क्या विकल्प है राष्ट्रीय नैरेटिव को बनाए रखने का, राष्ट्रवाद और हिंदू मुस्लिम बनाए रखने के लिए उनके पास क्या नैरेटिव है, किसके सहारे वो 2024 का नैया पार करा सकते हैं? आपकी समझ से क्या लगता है, क्या वो कराने की स्थिति में? ईडी और सीबीआई जो है वो कर ही रही है, इसके अलावा नहीं सर ईडी और सीबीआई तो अलग चीज है। मुझे लगता है कि वो 24 में सिर्फ और सिर्फ एक और नैरेटिव होगा, मजबूत सरकार, राष्ट्रवाद, कि हम एक डिसाइसिव गवर्नमेंट दे रहे हैं और राष्ट्रवाद के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। अब वो नैरेटिव कितना सफल होता है या असफल होता है, मुझे इस पे अभी भी शंका है। क्योंकि देखिए उसके अलावा आप क्या मुद्दा उठाएंगे? 2009 में जिस तरीके से कांग्रेस ने मनरेगा, आरटीआई और प्रो पुअर स्कीम के तहत और इकोनॉमिक जो बूम हुआ था भारत, उस नैरेटिव पे चुनाव लड़ा था। वो नैरेटिव है मोदी जी के पास क्या? मुझे नहीं लगता है वो नैरेटिव उनके पास है। वो फंडामेंटल अगर इश्यूज पे जाएंगे, जॉब्स पे, एम्प्लॉयमेंट पे, इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे, तो फिर वो फेल कर जाएंगे। वो नैरेटिव तो है नहीं कहीं। कांग्रेस ने 2009 में 207 सीटें उसी नैरेटिव पे तो जीती थी कि हमने भाई जॉब दिया है, हमने आरटीआई दिया, हमने मनरेगा दिया, हमने इकोनॉमिक भारत का बूम हुआ है। वो नैरेटिव जो फंडामेंटल इशू होते हैं किसी भी सोसाइटी के लिए, उन इश्यूज पे तो वो चुनाव लड़ ही नहीं सकते। वो लड़ेंगे तो इसका मतलब है कि भाजपा 100 के नीचे आ जाएगी। तो फिर मुद्दा दूसरा बचता क्या है? राष्ट्रवाद का मुद्दा बचता है, हिंदुत्व का मुद्दा बचता है। उस मुद्दे के अलावा आपके पास मुद्दा है क्या? आप यूपी को देखिए ना साहब, यूपी के 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे थे? यही तो मुद्दा था राष्ट्रवाद का, कि हम डिसाइसिव गवर्नमेंट दे रहे हैं, हम वो लुंज-पुंज सरकार नहीं दे रहे हैं जो 90 के दशक में होती थी या यूपी में 2000 के दशक में होती थी। यही नैरेटिव बीजेपी का नेशनल नैरेटिव भी है कि भाई हमें अपाहिज सरकार तो चाहिए नहीं, संयुक्त मोर्चा वाली और एनडीए और यूपीए 1 वाली। तो मेरा कहना है इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं। अब ये मुद्दा कितना सफल असफल होता है वो तो 24 के परिणाम बताएंगे। मुझे अभी भी लगता है कि हिंदी पट्टी में जो बिहार को अगर छोड़ दें और हिंदी पट्टी की बात करें तो ये नैरेटिव को एक बड़ा सेक्शन अभी भी स्वीकार कर रहा है। अब वो बड़ा सेक्शन क्या 2019 की तरह है, 2014 की तरह है या नहीं है, ये तो 24 के परिणाम बताएंगे। लेकिन एक तबका है जो अभी भी उस नैरेटिव के साथ मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर खड़ा है, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर खड़ा है। अब वो सेक्शन क्या उतना है जितना 14 और 19 में था, और राहुल गांधी कितना डेंट कर पा रहे हैं? लोकल जो सिचुएशन है उन राज्यों की, महागठबंधन बनने के बाद महाराष्ट्र की 48 सीटों पे क्या लोकल कॉम्बिनेशन, क्या उस नैरेटिव से बड़ा है या छोटा है? राहुल गांधी कितना गेन कर पा रहे हैं? ये तमाम चीजें देखने की होंगी। अच्छा अभिषेक जी, क्या लगता है आपको? हम फिर वही सवाल है जी, जैसे मजबूत सरकार के सहारे जिस वोटर की आप बात कर रहे हैं कि मजबूत सरकार की बात अगर हम बात करें तो मजबूत सरकार के नारा के सहारे मोदी वो मैजिक दिखाने की स्थिति में, क्योंकि देखिए जो चीजें सामने आ रही हैं, अब जो एजेंडा, जिस एजेंडे पर वो अभी चर्चा कर रहे हैं, जैसे कल जेपी नड्डा का भी जो भाषण हुआ 2 दिन पहले, जो जेपी नड्डा आए, वो ऐसी जगह पर अपना कार्यक्रम की शुरुआत की जहां हिंदू मुस्लिम नैरेटिव चलाया जा सकता है। आप भी समझ रहे हो कि उस जगह का क्या मतलब है, जहां पे मुजफ्फरपुर के जिन इलाकों में उन्होंने कार्यक्रम किया है जी। वो कितना, आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि अब हिंदू मुस्लिम का एजेंडा या जो नैरेटिव है वो कितना मतलब फ्लोटिंग वोटर को किस स्तर तक आकर्षित कर सकता है, क्या लगता है? देखिए संतोष जी, इसका जवाब 2 स्तरों पर हम देंगे, क्योंकि आपके एक सवाल में कई सारे सवाल हैं।
हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव की बात जो आप राष्ट्रीय स्तर पर कह रहे हैं, उस नैरेटिव को कामयाब होने की पूर्व शर्त है कि राहुल गांधी का मुकाबला गांधी परिवार के किसी प्रधानमंत्री कैंडिडेट से हो। पहली शर्त है, क्योंकि गांधी परिवार के पास कोई सामाजिक आधार, सामाजिक समीकरण वाला वोट नहीं है आज की तारीख में। आप कल्पना कीजिए कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे से हो, जिनकी कोई जो चाय बेचते हो उनका मुकाबला जिनकी कोई चाय भी नहीं पीता उनसे हो। नरेंद्र मोदी का मुकाबला नीतीश कुमार से हो जाए, नरेंद्र मोदी का मुकाबला किसी ब्राह्मण नेता से हो जाए, नरेंद्र मोदी का मुकाबला किसी राजपूत नेता से हो जाए, तो जिस नेता से मुकाबला होगा उस नेता का जो समुदाय होगा वो हिंदू मुस्लिम नैरेटिव से बाहर निकल जाएगा। पहली बात, क्योंकि उसे अपना प्रधानमंत्री बनाना है। ये एक सामाजिक सच्चाई है, इसे स्वीकार करना होगा। ये भारत देश लंबे समय से देख रहा है। और हिंदुत्व के नैरेटिव तैयार करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी कितने हिंदुओं के वोट ले पाती है? मैक्सिमम 52 से लेकर के 55-56% के बीच, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। तब भी 45, 46, 47% हिंदू वोटर इसी हिंदी भाषी भारत में भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव से बाहर होते हैं। उसमें कोई एक मजबूत सेक्शन जुड़ जाएगा हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव गया तेल लेने, ये स्पष्ट है। दूसरी चीज, आपने मजबूत और मजबूर सरकार वाली बात कही। मैं आपके सामने 3-4 छोटे-छोटे उदाहरण बस 10 सेकंड में रखता हूं। बैंकों का नेशनलाइजेशन और राजाओं के प्रीवी पर्स की समाप्ति कोई बहुमत की कांग्रेस सरकार ने नहीं की थी। कांग्रेस टूट चुकी थी 69 में और इंदिरा गांधी को समर्थन के लिए सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टियों के समर्थन की जरूरत थी। उस सरकार ने समझौते में किया था। मंडल कमीशन, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का काम गठबंधन सरकार ने किया, जिसे आप लुंज पुंज या हैंडीकैप गवर्नमेंट मयंक जी कह रहे थे। टीएन सेशन को लाने का काम उसी गवर्नमेंट ने किया, लुंज पुंज सरकार जिसे कहते हैं। आर्थिक सुधारों का काम उसी ने किया। फसल बीमा योजना का काम उसी ने किया। करगिल की लड़ाई तो एक ऐसी सरकार ने की जहां लोकसभा भी भंग हो चुकी थी, वहां तो सरकार कार्यवाहक थी, वहां पाकिस्तान को मात उसी ने दी। मनरेगा उसी सरकार ने लाया। जॉब क्रिएशन या आरटीआई की जो बात होती है, यूपीए 1 की जो तमाम देखिए मजबूत और मजबूत शब्द ये अपने आप में नहीं, सवाल नहीं है। सवाल यह है कि मजबूत और मजबूर का सवाल नहीं, वो हम आप आंकड़ों के सहारे कहते हैं कि मजबूत और मजबूर से मतलब नहीं है। जब मनमोहन सिंह गठबंधन के साथ थे, बेहतर काम किए। जब गठबंधन के कमजोर हुआ तो 13 को घोटाला कांड में फंस गए। इसलिए गठबंधन की सरकार लोगों ने देखी है। वो सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जो 2024 है, उस 24 को लेकर मोदी के पास क्या है? मतलब आपको क्या लगता है, आप दिल्ली में है, आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी के सर्किल है, बीजेपी की सर्किल क्या सोचती है? क्योंकि देखिए, अब राहुल की वो छवि नहीं रही जो आप कहते थे पार्ट टाइम नेता है, अब वो छवि नहीं रही। और क्षेत्रीय दल को भी राहुल मजबूर कर दिया है कि जिस तरीके से वो अब देखिए, कल ही जब वो दिल्ली से चले तो अखिलेश और जयंत चौधरी का बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, किस तरीके से बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही दिल्ली से निकले और जिस तरीके का जनसैलाब उनके साथ दिखा, पहुंचते यूपी पहुंचते ट्वीट होना शुरू हो गया कि हम ऐसे आंदोलन का समर्थन करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, जो राहुल भी अब 2019 वाला राहुल नहीं है। विपक्ष के चेहरे के रूप में उन्होंने अब ये साबित कर दिया है कि हम नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर ये इमेज उनका जरूर बिल्डअप हुआ है कि भाई कोई व्यक्ति है जो नरेंद्र मोदी से नहीं डरता है, ये भी बात है। और अभी तक ईडी सीबीआई के सहारे भी राहुल को उस तरीके से नहीं डरा सके। मुसलमानों का भरोसा ओवैसी या अन्य जो क्षेत्रीय दल है उनसे ज्यादा भरोसा राहुल के साथ है, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से राहुल अब खुलकर हिंदू मुसलमान की बात मंच से कर रहे हैं, जो पहले बंद हो चुका था। वो कहते हैं कि नफरत की राजनीति अब कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में मोदी के पास क्या विकल्प बचता है 2024 में फिर से इसी तरीके की वापसी को लेकर? मेरा ये सवाल उससे किया। नीतीश नरेंद्र मोदी की वापसी के लिए एक चीज तो पूर्व शर्त है, प्री कंडीशन है कि जो बात मयंक जी ने कही कि भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सीटों की संख्या एनी हाउ किसी भी सूरत में 240 से ऊपर होनी चाहिए। तभी नरेंद्र मोदी, अमित शाह या पूरी नरेंद्र मोदी की जो टीम है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व का कोई अवसर बन सकता है। क्योंकि 2 पार्टियां फ्लोटिंग है, 2 राज्यों की पार्टियां, नवीन पटनायक की पार्टी और चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या जगन मोहन, जिसको सीटें आ जाए, ये दोनों फ्लोटिंग पार्टियां हैं
जो 25, 30, 35 सीटों का जुगाड़ कर सकती है। ममता उनको बनर्जी मोदी भी से चली जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी, नीतीश भी जा जाएंगे। लेकिन सवाल है वो 240 तो आए, ये एक बड़ा सवाल है कि 240 तो आए, और उस वही 240 सवाल है तक ना कि पहुंचने जो के लिए, उस यही सवाल 240 तो तक आपसे पहुंचने है। के लिए जी नरेंद्र मोदी को एक बड़ा नैरेटिव गढ़ना होगा। इतना बड़ा नैरेटिव जो रोजगार के सवाल पर भारी पड़ जाए, इतना बड़ा नैरेटिव जो किसानों के एमएसपी के सवाल पर भारी पड़ जाए, इतना बड़ा नैरेटिव जो अग्निवीर की बहाली के का जो पूरा का पूरा मुद्दा है उसे जनता भूलने के लिए मजबूर हो जाए, रेलवे एनटीपीसी का मुद्दा भूलने के लिए मजबूर हो जाए, जॉबलेस ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को भूलने के लिए मजबूर हो जाए। ये इतना बड़ा नैरेटिव होना चाहिए। आप कह सकते हैं आज की तारीख में कि राहुल गांधी ने माहौल बनाया, लेकिन अब भी इस मामले में मेरा मानना है कि चाहे विपक्ष में जितने प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट दिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी के लिए मुकाबला करने के लिए सबसे, नरेंद्र मोदी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो राहुल गांधी आज की तारीख में भी नरेंद्र मोदी के लिए सबसे सेफ बेट है। राहुल गांधी के चेहरे के सहारे ही नरेंद्र मोदी 240 की संख्या को पुनः पहुंच सकने की स्थिति में जाते हैं। मयंक जी, आपको क्या लगता है? मयंक जी, आपको क्या लगता है कि आप यूपी में हैं, जो राहुल गांधी के आने से पहले और राहुल गांधी के यूपी में प्रवेश करने के बाद आप तमाम उन नेताओं के संपर्क में रहे, उनके साथ आपकी बातचीत होती रही, जो विपक्ष मतलब समाजवादी पार्टी के भी नेता थे और जयंत चौधरी के पार्टी के भी नेता थे जिनसे आपकी बात हुई। क्या आपको लगता है जो अभिषेक कह रहे हैं कि भाई राहुल आएंगे तो फिर मोदी के लिए आसान हो जाएगा खेल? नहीं सर, मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने ही उनसे सवाल किया कि भारत जोड़ो यात्रा को आप ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास इनविटेशन है तो आप मुझे दिखा दीजिए, कांग्रेस भाजपा एक है, हमें मतलब नहीं है, एक तरीके का उन्होंने क्लियर हिंट दिया। 2 दिन बाद जब यात्रा आने वाली थी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने स्टेटमेंट दिया अखिलेश जी ने कि हमारा समर्थन है यात्रा को, उनको शुभकामनाएं। राहुल जी को, मायावती ने भी यही किया। आज बागपत, चौधरी चरण सिंह का बागपत, जहां से जयंत चौधरी शायद लोकसभा चुनाव लड़ेंगे विपक्ष उम्मीदवार के तौर पर, उस जगह पे खुल करके आरएलडी के लोगों ने यात्रा का सपोर्ट किया है। क्या दिखाता है? 2 दिन में जो ये शिफ्टिंग आई है, वो जो कहा जा रहा है ना कि नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी सबसे सेफ बेट है, मुझे ये लगता है ये लड़ाई खरगोश और कछुए की हो जाएगी, 24 में हो या 29 में हो, कोई माने ना माने। क्योंकि फैक्ट ये है कि एक ही पार्टी इस देश में है जिसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर 300 सवा 300 सीटों पर लड़ने लायक है सीधी तौर पे, और कुछ ऐसे स्टेटों में लड़ने लायक है जहां भाजपा एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके उदाहरण हम देख सकते हैं केरल से लेके पंजाब तक। तो मुझे ये लगता है कि ये लड़ाई जो होगी 24 की लड़ाई, उसमें राहुल गांधी सबसे मजबूत चेहरे हैं विपक्ष के हिसाब से, नरेंद्र मोदी चेहरे हैं, बाकी जो छोटे प्लेयर्स हैं उनमें कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है, ये हर कोई जानता है। नीतीश कुमार ने तो पहले ही खुद को बैकआउट कर लिया क्योंकि उनको पता है कि उनकी पार्टी 16-17 सीटों पे लड़ेगी, 10 से 12 जीतने की हालत में होगी। ये लड़ाई सीधी है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी और इस तरीके के दल एक बड़ा नैरेटिव क्रिएट कर पाएंगे? क्या हिंदी पट्टी में कांग्रेस भाजपा को सीधी टक्कर दे सकती है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में जैसे राज्यों के अंदर, कर्नाटक जैसे राज्यों के अंदर, या नहीं? चुनाव इस पे डिपेंड करेगा। आप ये मान के चलिए कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल को बीजेपी सेकेंड टियर सिटी अपने कैलकुलस में रख रही है। ये सीटें उनके लिए जो कहते हैं ना वोलेटाइल सीटें हैं, यहां उनको बहुत उम्मीद नहीं है। यहां अगर नैरेटिव बदला नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो यहां 5 सीटें भी आनी मुश्किल हो जाएंगी। ये भाजपा को पता है। खेल उस नैरेटिव का है कि क्या नरेंद्र मोदी वो बड़ा नैरेटिव पेश कर पाएंगे या नहीं, और क्या राहुल गांधी के नैरेटिव में वो ताकत होगी कि वो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सके या नहीं दे सके। 19 में वो ताकत नहीं थी। वो नैरेटिव जो राहुल गांधी ने गढ़ा, वो नैरेटिव नहीं चुनौती दे पाया नरेंद्र मोदी को। क्या 24 का नैरेटिव चुनौती दे सकता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि एडवांटेज नरेंद्र मोदी को है, लेकिन वो एडवांटेज बदलने में वक्त लगता नहीं है। 3 से 4 महीने का पीरियड होता है जिसमें चीजें बदल जाती हैं। जी अभिषेक जी, कुछ आप भी कह रहे थे।
मैं बस संक्षेप में एक बात कहना चाहता हूं, पर बहुत सही बात कही है मयंक जी ने। राहुल गांधी के पास देश के लिए काफी अच्छी योजना है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। उनके तमाम इंटरव्यूज में देखता हूं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो जो वे ऑफ इंटरेक्शन होता है वो भी मैं ऑब्जर्व करता हूं। काफी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो अच्छे नेता है। लेकिन आप देखिए, कांग्रेस पार्टी 140-45 लोकसभा सीटों तक जैसे 2004 में पहुंची, कब पहुंचती थी? जब उसके पास दो बड़े राज्य में वो नंबर 1 पार्टी थी। बड़े राज्यों से मेरा आशय है कि जहां कम से कम 40 लोकसभा सीटें हैं, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। वाईएसआर और विलास राव देशमुख के रहते हुए उस राज्य में, दोनों राज्यों में पार्टी नंबर 1 कांग्रेस थी। आज कांग्रेस के पास एक भी अगर हम राज्य नहीं, लोकसभा सीट की बात करें तो उन राज्यों में तो लोकसभा सीटें, उसे वो तो यूपी में जीत गया भाई। क्या कहते हैं, बिहार आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं मैं। 2009 में 22 सीटें यूपी में कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन ये मत भूलिए 33 और 36 सीटें क्रमशः 4 और 9 में आंध्र से आई थी। महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में 20 से ऊपर सीटें आई थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक, आज की तारीख में एक सच्चाई को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि जब तक देश के 5 जो बड़े राज्य हैं, जहां कम से कम 40 या उससे ज्यादा सीटें हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, वहां भी 39 है, एक ही कम है। इनमें से किसी एक राज्य में आपके पास स्पष्ट बढ़त नहीं है तो आप 140 लोकसभा सीटों तक कभी नहीं पहुंच सकते। 140 लोकसभा सीट तक पहुंचे बिना कांग्रेस पार्टी को अपना नेतृत्व क्षेत्रीय दलों के सामने रखने और मजबूती से रखने की सभी क्षेत्रीय सरकार बनाने की बात नहीं हो रही है। सरकार प्रधानमंत्री कौन बनेगा उसकी बात नहीं हो रही है। अगर मान लीजिए कि जिस तरीके से बिहार में गठबंधन की बात हो रही है, भले कांग्रेस को 2 ही सीट मिले यहाँ पे, जिस तरीके से यूपी में जिस तरीके से गठबंधन बनाने की बात हो रही है, अगर वो गठबंधन बन जाता है, महाराष्ट्र में जो गठबंधन बनाने की तैयारी चल रही है, वो अगर गठबंधन बन जाता है, तो बीजेपी को जो सीटें आई हैं, क्या उसका नुकसान तो लगता है कि उसका नुकसान होगा, निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान होगा। ये बहुत बड़ा नुकसान भी। अखिलेश यादव ने बिल्कुल सही किया है कि बकायदा ट्वीट भी हो रहा है, जयंत चौधरी के लोग जा भी रहे हैं। एक होता है ना कि जब बाढ़ आई है तो सब लोग मछली, कुछ लोग जाते हैं बाढ़ में अपना घर बचाने, कुछ लोग ये होते हैं कि भाई मछली पकड़ने जाते हैं। तो भाई राहुल गांधी का विरोध अखिलेश यादव क्यों करेंगे? अगर कोई नैरेटिव बन रहा है तो उस नैरेटिव के साथ वो खड़े होंगे। अमेठी रायबरेली में अपनी सदासहता दिखाएंगे कि चलिए आपके खिलाफ हमने उम्मीदवार नहीं दिया, हो सकता है 2-4 और मजबूत हो, वहां भी ना दे। हो सकता है नीतीश जी की पार्टी के जो 2-4 कैंडिडेट हो वहां भी ना दे। वो तो करेंगे क्योंकि उनके वोटर्स के बीच भी सहानुभूति दिखानी है। ये एक वास्तविकता है और इस वास्तविकता का फायदा इस देश में तमाम विपक्षी दल उठाएंगे। लेकिन ये जो वास्तविकता है, जो बॉडी लैंग्वेज 2019 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी का था, क्या आपको लगता है कि वो बॉडी लैंग्वेज 2024 के लोकसभा में देखने को मिलेगा? जिस तरीके से राहुल मुसलमानों के बीच, एक तो ये तो है कि कांग्रेस मुसलमानों के बीच पहले जैसा पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है, और क्षेत्रीय दल की घबराहट, कन्हैया से घबराहट क्यों है तेजस्वी को? कि वो मुसलमान उसको अपना चेहरा मानते हैं, और आज की तारीख में राहुल को भी मुसलमान अब उसी नजर से देखने लगे। खतरा यहां पे है। तो क्षेत्रीय दल भी इस दबाव पर है कि मुस्लिम वोटर अगर उनसे छूट गया तो मुलायम कहां रहेंगे, मतलब अखिलेश कहां रहेंगे? इसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। हम तो उस वक्त पत्रकारिता में नहीं थे, आप पत्रकारिता में थे 2014 के लोकसभा चुनाव में। आप कैमरा लगाकर घूमे भी होंगे माइक लेकर के। बिहार में किसी मुस्लिम बहुल इलाके में आप जाते, कैमरा हटा के आप बात करते, तमाम लोग आपको कहते दिखते कि नहीं, नीतीश कुमार ने हमारे लिए काम किया है। कम किया है, ज्यादा किया है, इस पर कुछ लोग बहस कर लेते, लेकिन किया है। और वही तबका ये भी कहता कि लालू यादव ने हमें सिर्फ वोट लिया है, कुछ नहीं किया है। लेकिन वोट वो जाकर के, उसकी मजबूरी थी कि वो देगा राष्ट्रीय जनता दल को, क्योंकि उसे स्पष्ट तौर पर दिखता है। नहीं, ये अभिषेक जी उस समय आप पत्रकार नहीं थे, ये आप पहले कह चुके हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश को भले ही 2 सीट आया, आप बेतिया कंस्टिट्यूंसी में बात कीजिए, मुसलमानों ने उनका साथ दिया। जहां वो बीजेपी को हराने की स्थिति में थे, मुसलमानों ने उनको वोट किया। पूर्णिया में वो हराने की स्थिति में थे, पूर्णिया में उसको वोट किया। मधेपुरा में वो हराने की स्थिति में थे, जितना ही मुसलमान वोटर था उनको वोट किया। नालंदा में भी वोट किया। मैं यही बात कह रहा हूं संतोष जी, मैं यही बात कह रहा हूं कि 37 सीटों पर लड़ करके 31 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी। जिन 6 सीटों पर जमानत जब्त नहीं हुई, मजबूती से यदि लड़ी, वहां मुसलमानों ने राजद को छोड़ दिया। तो वही, यानी आप देखिए ना, 37 में 6, ये स्थिति कांग्रेस के साथ भी होगी कि राहुल गांधी बड़े अच्छे नेता हैं, सब कुछ है, जहां वो मुख्य मुकाबले में दिखेंगे वो सपा को छोड़ देंगे।
जहां वो मुख्य मुकाबले में दिखेंगे वो दूसरी पार्टियों को छोड़ देंगे अगर त्रिकोणात्मक संघर्ष होगा तो। लेकिन जहां मुख्य मुकाबले में नहीं होंगे वहां उनकी मजबूरी है कि उन्हें वोट देना है जो पार्टी मुख्य मुकाबले में बीजेपी के सामने है। यही बात मैं कहना चाहता हूं। नहीं, लेकिन 2009 में क्या किया मुसलमान बिहार में? देखिए, जहां जेडीयू थी वहां वोट किया, जहां बीजेपी थी वहां बहुत एग्रेसिव होकर के एंटी बीजेपी फोर्स को वोट नहीं किया। नहीं, वोट किया बीजेपी को ना, और आरजेडी को नुकसान पहुंचा उसी में जी। तो ऐसा नहीं। आचे महेंद्र जी, आप यूपी में हैं, देश के सबसे बड़े स्टेट में है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीट भी यूपी में ही है। यूपी में विपक्षी एकता को लेकर जिस तरीके से नीतीश मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, यूपी में क्या संभावना दिख रही है? आप तमाम नेताओं से आपकी बातचीत होती है, क्या संभावना है कि वहां चुनाव आते आते या 23 के मिडिल आते आते, क्योंकि मोदी से ये तेजस्वी से भी ऑफ द रिकॉर्ड या नीतीश से भी ऑफ द रिकॉर्ड जब बातचीत होती है तो ये सब लोग समझ रहे हैं कि अगर 2024 में मोदी नहीं गए तो फिर बिहार देश में विपक्ष की राजनीति खत्म हो जाएगी। इस स्तर पर अखिलेश सोच रहे हैं क्या? जयंत चौधरी सोच रहे हैं क्या? सर, एक चीज स्पष्ट है कि जब बीएसपी समाजवादी पार्टी और आरएलडी का अलायंस 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ, तब भी भाजपा और इस अलायंस के बीच का जो वोट गैप था वो 10% था। तो ये तो तय है कि जब तक चारों पार्टियां साथ आएंगी नहीं तब तक बीजेपी को इलेक्टोरली डिफीट किया नहीं जा सकता है। ये कहीं ना कहीं सोच इन पार्टियों में बन रही है। अब सवाल है कि क्या ये पार्टियां अपनी ईगो को रोक से बाहर आएंगी, क्योंकि नेताओं में तो सबसे बड़ी चीज ईगो होती है। कोई किसी को नेता मानेगा क्या? क्या अखिलेश यादव मायावती के से मिले तथाकथित धोखे के बाद भी नेता मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्या वो राहुल गांधी की लीडरशिप को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? ये सवाल है, क्योंकि देखिए ये तो स्पष्ट है कि जब तक चारों दल मिलेंगे नहीं तब तक वो बीजेपी को 2019 लोकसभा चुनाव में यूपी में 49% वोट आया था। जिस 50% के हम बैरियर की बात करते हैं, बीजेपी वहां तक पहुंच रही थी। तो अगर 80 सीटों पे अगर आपको चुनौती देना है तो आपके पास संयुक्त विपक्ष होना चाहिए। वो बनेगा या नहीं बनेगा ये ईगो पे डिपेंड है नेताओं के। क्या लगता है मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव सिग्नल मिल रही हैं पिछले एक आध महीने से। और ऐसा क्या लग रहा है आपको? देखिए, एक स्पष्ट है ना कि नीतीश कुमार के फूलपुर और मिर्जापुर लड़ने की जो बात आई थी, स्पष्ट तरीके से आई थी, वो तो आई थी। कहीं से तो धुआं, कहीं आग लगी थी तब तो धुआं उठा, ऐसे तो उठा नहीं। अगर नीतीश कुमार आते हैं तो क्या है, मिर्जापुर, फूलपुर और सेंट्रल यूपी बाराबंकी और बहराइच में जो कुर्मी वोटर है, जिसकी आबादी यूपी में 5% के अराउंड है और 10-12 लोकसभा सीट पे वो इन्फ्लुएंशियल हालत में है। बेनी प्रसाद वर्मा एक जमाने में समाजवादी पार्टी के उसके नेता थे, उसमें तो मैसेज जाएगा अगर नीतीश कुमार फूलपुर या मिर्जापुर से उतरते हैं मैदान में। तो मतलब इसके लिए अखिलेश तैयार होंगे क्या? बातचीत में आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रीथिंकिंग हो रही होगी। अब कितनी हो रही है इसका मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो रियल पॉलिटिक की जो नेसेसिटी है वो पार्टियां समझ रही हैं। जैसे एक आजाद समाज पार्टी है जिसका वेस्टर्न यूपी के कुछ पॉकेट्स में एक वोट है जिसको चंद्रशेखर आजाद रावण लीड करते हैं। उसने ये जो बाइपोल हुआ था मैनपुरी का और रामपुर और खतौली का, उस उपचुनाव में इन्होंने खुल के सपोर्ट किया था, तो वो तो आ गए गठबंधन में। हो सकता है उनका वोट बहुत कम हो, वो ट्राइड टेस्टेड एंड ट्रस्टेड नहीं हो इलेक्टोरल चेस बोर्ड पे, लेकिन वो तो एक फोर्स है। तो इस तरीके से छोटे छोटे दलों को साथ लेके एक कोशिश यूपी में विपक्ष कर रहा है कि हम एक अलायंस बनाए। अब उसमें कांग्रेस और बसपा आते हैं या नहीं आते हैं, नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते, ये देखने की बात होगी। अच्छा अभिषेक जी, अब एक और आखिरी सवाल, नीतीश कुमार के चेहरे पे अगर कोशिश अगर होती है इस चुनाव को लेकर, तो क्या आपको लगता है कि झारखंड में भी कुर्मी वोटर की संख्या है, अच्छी खासी तादाद है, कहा यह जा रहा है कि एक सीट पे इनको भी दिया जा सकता है कि लालू यादव के बीच गठबंधन की बात चल रही है। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार
अगर हिंदी पट्टी में नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर विपक्ष अगर आगे बढ़ती है और मुलायम परिवार का परोक्ष रूप से ही सही, अगर 1, 2, 3, 4, 5 सीटों पर, फूलपुर जैसे सीटों पर लड़ने की उन्हें आजादी दे दी जाए, गठबंधन दिल से अगर हो जाए, तो बीजेपी के लिए कितना मुश्किल होगा। देखिए, मयंक जी ने जो बातें कही है बिल्कुल सही कही है। और सपा बसपा के गठबंधन में ये चीजें हुई थी कि वोट दोनों का ट्रांसफर नहीं हुआ था, क्योंकि दोनों के कार्डर जमीन पे बहुत लड़े थे। बिहार में राजद जदयू का गठबंधन हुआ तो वोट ट्रांसफर हो गया था। कारण क्या था कि राजद और जदयू भले एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, आप अपने गांव में जाए तो दोनों में किसका कार्डर कब राजद में है कब जदयू में है, खुद आपको कंफ्यूजन हो जाता था कि कब किसका झंडा उठा के घूम रहा है, लालटेन का या तीर का। तो ये परिस्थितियां थी बिहार में। चाय दुकान पे लड़ाई नहीं होती थी कार्डर के बीच राजद जदयू में, इस वजह से ट्रांसफर हुआ। नीतीश कुमार के चेहरे की जहां तक बात है, नीतीश कुमार का चेहरा सामने लाने पर अखिलेश यादव अपने पक्ष में नीतीश कुमार के चेहरे पर उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने का नारा लगाकर उनके वोटरों को आसानी से अपनी तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी चीज ये है जो समझना चाहिए हम सबको, हर चुनाव में सबसे ज्यादा स्टेक पर भारतीय जनता पार्टी होती है, दूसरी पार्टी नहीं होती है। आप कल्पना कीजिए, नीतीश, अखिलेश और तेजस्वी का एक गठबंधन है। बिहार यूपी की 120 सीटों के परिप्रेक्ष्य में आप बात करें तो सिर्फ इसी की बात कर लें केस स्टडी के तौर पे। ये कहां से टेक ऑफ करेगा बिहार में? ये टेक ऑफ करेगा 35% से, मुस्लिम, यादव और लौकुश के वोटों से टेक ऑफ करेगा। यूपी में इसमें जयंत चौधरी जुड़ जाते हैं, ये टेक ऑफ करेगा वहां भी 35% से। यानी ये तो इनका बेस वोटर है जिसका म्यूचुअल ट्रांसफर संभव है। जाटव और यादव के वोटों का म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं हुआ था यूपी की अधिकांश सीटों पर, दोनों एक दूसरे से बदला साध रहे थे चुनाव में, आप देखिए तो। लेकिन यहां संभव है, यहां होता है, यहां आपसी लड़ाई नहीं रही है उस स्तर की। तो ये म्यूचुअल ट्रांसफर, और इस म्यूचुअल ट्रांसफर के साथ जो टेक ऑफ करने की बात होती है, इतना इनके पास जैसे कहते हैं ना फिक्स डिपॉजिट है। इसके आगे जब ये टेक ऑफ करते हैं तो जिस समुदाय के व्यक्ति को टिकट देते हैं वो अपने समुदाय का वोट लेकर के आता है। ये लेकिन अभिषेक यादव ने 39 लोकसभा सीटें जीती थी यूपी में 2004 में, 38 या 39, उसमें 18 अपर कास्ट के लोग थे, आप ध्यान दीजिए। और जब सपा बसपा आरएलडी का अलायंस हुआ था तो सिर्फ 7 टिकट जो है अपर कास्ट को दिए गए थे, ओनली 7। तो आप समझिए चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कहां चूक होती है। आप बिहार को समझ रहे हैं कि महागठबंधन में बीजेपी की परेशानी वहीं सबसे ज्यादा है जहां जेडीयू के अपर कास्ट कैंडिडेट आने की संभावना है, वहीं वो सबसे ज्यादा परेशान है जी। अच्छा ये बताइए, लेकिन यूपी चुनाव में तो उस नैरेटिव को मान लीजिए कि हम लोगों को लग रहा था कि फर्स्ट फेज सेकंड फेज में बीजेपी कहीं नहीं है, लेकिन सारे सीट जीत कर वो आ गई। दूसरे ऐसे फेज में वो हार गई जहां उम्मीद लोग नहीं करता था। तो वो भी देखने को मिला कि जाट और यादव जहां वोटर थे, वो यादव तो वोटर उतना ज्यादा नहीं है, मुसलमान, वो एक साथ नहीं आ पाए थे। क्या बाकी, जबकि किसान आंदोलन चरम पर था। वो स्थिति लोकसभा चुनाव में जो स्थिति बनती हुई दिख रही है, क्या वो नैरेटिव जो हिंदू मुसलमान का नफरत का जो नैरेटिव है, जिसमें कहीं कहीं बिहार में यादव भी प्रभावित हुआ है, जाट भी प्रभावित है, कहीं दलित भी प्रभावित है, वो नैरेटिव आपको क्या लगता है कि वो कुछ कमजोर पड़ता जा रहा है, या फिर उस नैरेटिव को लेकर क्या आपकी समझ है? देखिए, अगर इसको समझना हो तो राहुल गांधी जैसे ही यूपी में कल घुसे हैं, उनका पहला सामना किससे हुआ है? ये अग्निपथ अग्निवीर स्कीम से प्रभावित युवाओं से। हर गांव में आप वेस्टर्न यूपी में जाएं तो दूध दही खा करके दौड़ने वाले लोग जो दौड़ रहे हैं अपना सैनिक और अर्धसैनिक बलों के लिए, पैरामिलिट्री और मिलिट्री के लिए तैयारी करते हैं। और पहला वादा राहुल गांधी से यही लिया गया है, उन्होंने सहर्ष वादा किया है कि अगर हमारी सरकार या हमारे मन की सरकार केंद्र में बनती है तो इस अग्निवीर को हम खत्म कर देंगे और पहले की तरह बहाली होगी। पेंशन एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, अलग अलग राज्यों में पेंशन बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और इन सब के बीच में, युवाओं के आक्रोश के बीच में, जिस किसानों के आक्रोश की आप बात कर रहे थे, किसानों के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी बहुत ज्यादा कमिटेड नहीं दिख रही थी। आखिरी दौर पर जयंत चौधरी के साथ उनका सीटों का झगड़ा चल रहा था। जाटों को स्पष्ट तौर पर लग रहा था कि जयंत चौधरी मुख्यमंत्री तो बनने नहीं जा रहे, लिहाजा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना श्रेयस्कर समझा था। अजीत सिंह, आपको याद होगा, अजीत सिंह जब चुनाव लड़ते थे
उनको कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी अपने अलायंस में लेना नहीं चाहती थी। कारण क्या था कि उस पॉलिटिकल पार्टी के वोट अजीत सिंह को ट्रांसफर हो जाते थे, लेकिन अजीत सिंह के वोट उनको ट्रांसफर नहीं होते थे। आपके सामने मैं उदाहरण रखता हूं 2009 के लोकसभा चुनाव का, जब भाजपा और अजीत सिंह का अलायंस हुआ, 75 पे भाजपा लड़ी, 5 अजीत सिंह को दी। 75 लड़के भाजपा ने 8 या 9 सीटें जीती, अजीत सिंह ने 5 लड़के 5 जीत ली। तो ये वेस्टर्न यूपी के जाटों में है कि जहां आरएलडी का कैंडिडेट होगा वोट दे देंगे, जहां आरएलडी नहीं होगा, खासकर सपा होगी जहां पर, वहां उनको वोट देने में जाटों को कई सीटों पर दिक्कतें आती है। अब इसको कैसे सॉर्ट आउट कर, लेकिन वही सवाल, वही आपका यक्ष प्रश्न कि नीतीश कुमार जब चेहरा होंगे, जब अखिलेश चेहरा नहीं होंगे, लोकसभा का चुनाव है, जब नीतीश के चेहरे पर चुनाव होगा तो फिर जाटों को कहीं दिक्कत नहीं है उस गठबंधन को वोट देने में। सिर्फ कुर्मी ही नहीं, मौर्या समाज है, कुशवाहा समाज है, अति पिछड़ों की एक बड़ी जमात है, और 7 तारीख से बिहार में कास्ट सेंसस होने वाला है और अगले 4-5 महीने में उसका डेटा आने वाला है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो अलग तरीके से इसकी आग लगनी है, बीजेपी इससे भली भांति वाकिफ है कि नीतीश कुमार जाएंगे तो अकेले एक मुख्यमंत्री या एक कुर्मी नेता नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, वो अपने साथ कास्ट सेंसस का पूरा बैगेज लेकर जाएंगे। वो अपने साथ अति पिछड़ा और महादलित राजनीति का एक बैगेज लेकर जाने की कोशिश करते हुए दिखेंगे। ये मतलब 2024, अब से 2024 होगा बड़ा दिलचस्प चुनाव दिलचस्प होगा। चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर देखिए, मुद्दे तय हैं, सामाजिक समीकरण स्पष्ट है। बिहार यूपी जैसे राज्य में केवल 5.2% वोट का अंतर था भाजपा और सपा के बीच, इतना बड़ा अंतर हो गया सीटों में। बिहार में 7% का अंतर था 15 में, भाजपा 1/4 भी नहीं लाई, महागठबंधन 3/4 लाया। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मुद्दे तय है, सामाजिक समीकरण तय है। नीतीश कुमार के चेहरे पर अभी जो दिख रहा है किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है, शायद तभी अखिलेश यादव, राहुल गांधी के चेहरे पर नॉन कमिटल दिख रहे हैं, वो वहां पर बहुत ज्यादा एश्योर करने की स्थिति में नहीं है जी। और यही कारण है कि नीतीश कुमार के चेहरे से उनको सामाजिक रूप से फायदा ज्यादा मिल रहा है, लेकिन अंत में अधिकांश सीटों पर, 50% सीटों पर अंत में जाकर यही होगा कि जो चुनावी पहलवान उतरते हैं, जो कैंडिडेट उतरते हैं, वो कितना मुकाबला कर पाते हैं। बेस वोट तो सबको मिलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी बीच बहस जारी रहेगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।